हेलो गाइज, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ज्ञान ज्योति पीवीटी आईटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। मैं आर के शर्मा। यहाँ हम बात कर रहे थे कि जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में। तो पार्ट टू थ्री के अंदर एक ऐसी सर्किट चल रहा था, उसमें कुछ पॉइंट्स है वो रह गए थे। तो ये बहुत ही बड़ा पार्ट है, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें तो आते ही हैं, प्लस कंपटीशन एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। हम बात करेंगे इसमें आगे से। तो जो अपना लास्ट के बाद अगर जैसे फर्स्ट से स्टार्ट करें, तो इसमें आज पढ़ेंगे हम कि इंडक्शन क्या है। इसको भाई हम बोलते हैं प्रेरण। क्या बोलते हैं? प्रेरण। अब इंडक्शन होता क्या है, अगर मैं डेफिनेशन दूं, तो जब कोई कुंडली को जब हम एसी सप्लाई देते हैं, मान लो कि यहाँ एक ये कुंडली है, इस कुंडली को जब हम एसी सप्लाई देते हैं, मतलब प्लस और फेज और न्यूट्रल, जब हम इसको एसी सप्लाई देते हैं तो इसके चारों ओर एक प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से मानो, या चारों ओर क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र, उसके चारों एक प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह प्रत्यावर्ती क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र पास रखी कोई मान लो पास रखी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए, तब यह इसके प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र के पास रखी कोई दूसरी कुंडली को कट करता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र किसको कट कर रहा है? इस कुंडली को कट कर रहा है। इस कुंडली को क्या कर रहा है? कट कर रहा है। तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ आई धारा बहेगी, ये धारा यहाँ गई, तो ये इसको क्या कर रहा है? काट रहा है, छेदन कर रहा है। छेदन कर रहा है, काट रहा है या कट कर रहा है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसमें ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है। ये ईएमएफ है, ये किस में उत्पन्न हो रहा है? इसमें ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है। किसकी वजह से? छेदन से। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रेरण। बिना कोई टच किए हुए देखो आप, बिना कोई टच किए हुए देखो कि ये कुंडली में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण से पास रखी कुंडली के अंदर क्या होता है? छेदन होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र इसको क्या करेगा? प्रभावित करेगा। प्रभावित करेगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र इसके बीच में आएगा। बीच में आएगा तो इसमें बहने में धारा रुकावट, इसमें यहाँ से इसकी डायरेक्शन चुंबकीय क्षेत्र पूरा बन नहीं पाएगा, तो ये इसका क्या करेगा? छेदन करेगा, इसको काटेगा। काटेगा तो इसमें इससे के गुण के कारण से क्या हो जाएगा? ईएमएफ उत्पन्न इसमें भी हो जाएगा। इस तरीके से इसको क्या कहते हैं? इंडक्शन कहते हैं, प्रेरण कहते हैं। अगर हम आगे बात करें, यदि इसमें दो होते हैं प्रेरण, एक तो स्वप्रेरण बोलते हैं और एक होता है अन्योन्य प्रेरण। इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन। अब इन दोनों में अंतर क्या है देखो। अगर हम इन दोनों की बात करें तो पहले अगर स्वप्रेरण की घटना में उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल है, विरोधी वाहक बल की कहलाता है। स्वप्रेरण की घटना में क्या है? जो उत्पन्न विरोधी वाहक बल है, विद्युत वाहक बल है, उसी को ही हम विरोधी वाहक बल मतलब बैक ईएमएफ कहते हैं। इसकी ध्रुवता है वो मूल ईएमएफ से क्या होती है? विपरीत होती है। अब जैसे क्या?
कि जैसे मान लो कि 100 पेड़ है, उसमें एक ही कॉइल होती है, सेल्फ इंडक्शन। ये अपने में से बहने वाली धारा का क्या करता है, विरोध करता है। क्या करता है, कट करता है, विरोध करता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, 100 प्रेरण की घटना में जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है और विरोधी वाहक बल कहलाता है। इसी में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, इसी को ही हम बैक ईएमएफ या विरोधी वाहक बल कहते हैं। किसमें, 100 प्रेरण में। समझे, कब होता है ये, 100 प्रेरण में। 100 और इनकी ध्रुवता मूल ईएमएफ के विपरीत होती है। बस इसकी जो ध्रुवता होती है वो इसकी क्या होती है, विपरीत होती है। इसकी ध्रुवता क्या होती है, विपरीत होती है। अगर हम बात करें म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसके इस सिद्धांत पे काम करता है ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर। अब जो ऑटो ट्रांसफार्मर है और ये काम करता है अन्योन्य प्रेरण, इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। इस पे ट्रांसफार्मर काम करता है, इस पे ऑटो ट्रांसफार्मर काम करता है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे ट्रांसफार्मर काम करता है। अगर हम बात करें आगे और कि डीसी में इंडक्शन व इंडक्टेंस नहीं पाया जाता, शून्य रहता है, ये खास बात होती है। ये गुण किस में नहीं पाया जाता, डीसी में, जो इंडक्शन या इंडक्टेंस। तो मैं इसको इस तरीके से बता रहा हूँ, क्यों नहीं पाया जाता ये भी बताऊँगा। कि जो डीसी में इंडक्शन, ये जो आपको ऊपर समझाया, या वह इंडक्टेंस नहीं पाया जाता। इसका मतलब क्या होता है, अर्थात शून्य होता है। कोई चीज़ नहीं होती, इसका मतलब शून्य। अगर हम बात करें आगे इंडक्टेंस की, होता क्या है। इंडक्टेंस को बोलते हैं प्रेरकत्व। भाई प्रेरकत्व ये होता है कि किसी भी कुंडली को जब हम एसी सप्लाई देते हैं, किसी भी कुंडली को जब हम एसी सप्लाई देने पर क्या होता है कि एसी का जो उच्चावच गुण का विरोध करती है। जैसे मान लो मैंने इस कुंडली है, तो जब ही मैंने इसको सप्लाई दी, इसमें डायरेक्शन आई धारा बही, तो मैंने इसको सप्लाई दी, तो क्या करती है, एसी सप्लाई देने पर, क्या करने पर, एसी सप्लाई देने पर इसमें क्या होता है कि यह एसी के जो उच्च मान है उसका क्या करती है, विरोध करती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रेरकत्व कहते हैं। अर्थात दूसरी भाषा में बताऊं कि परिपथों का वह गुण, परिपथों का वह गुण, परिपथों का वह गुण जो एसी के उच्चावच गुण का विरोध करे। उच्चावच गुण का विरोध करें, इसे ही इंडक्टेंस कहते हैं। अगर और इसको बताया जाए कि यदि यह स्वयं करे तो इसको सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, और अगर दो कुंडलियों के द्वारा हो रहा है तो इसको अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अब जैसे क्या, अब देखो, फिर मैंने ऊपर बताया जैसे ये कुंडली है, इस कुंडली में मैंने धारा को प्रवाहित किया। ये क्या करती है कि जैसे ही हम इसको ऐसी सप्लाई देते हैं तो ये अपने में से बहने वाली धारा का क्या करता है, विरोध करता है, उच्च धारा का विरोध करता है। तो इसमें कौन सा विरोध करता है, तो जो विरोध करता है तो इसके कारण से उसमें क्या पैदा हो जाता है, विरोध करने पे, ये इसका विरोध करने पे कौन सा गुण पैदा हो जाता है, इसमें
इंडक्टेंस का गुण पैदा हो जाता है। ये तो एक कुंडली का है, तब तो होता है ये 100 प्रेरण। जब मान लो कि एक कुंडली ये और एक कुंडली ये, अब जब दो कुंडलियों में अगर ये विरोध हो तो इसको बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण इंडक्टेंस। और ये डीसी में क्यों नहीं होता, ये देखो, अगर हम आगे इसमें और बात करें कि इंडक्टेंस का गुण एसी के उच्चावच मान का मतलब होता है कि मान में होने वाले परिवर्तन। उच्चावच मान का मतलब ये होता है उच्चावच मान का मतलब ये होता है मान में होने वाले परिवर्तन। मान में होने वाले परिवर्तन। मान में होने वाले परिवर्तन का। अब ये देखो कि एसी के अंदर वो परिवर्तन होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की वजह से वैल्यू क्या होती है, कम ज़्यादा कम ज़्यादा। फ्रीक्वेंसी के कारण से वैल्यू क्या रहती है, कम ज़्यादा। और डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं रहती तो मान क्या रहता है, नियत। तो इसके कारण से इंडक्टेंस डीसी में तो नहीं होता, एसी में होता है। अगर हम और इसको समझे भाई एसी प्रवाहित करेंगे तो इसमें मान में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। इस परिवर्तन की वजह से इसके अंदर क्या गुण आ जाएगा, इंडक्टेंस का गुण आ जाएगा। और अगर ये परिवर्तन, क्योंकि इसकी जो मान और दिशा, जो वैल्यू और डायरेक्शन, वो क्या रहती है, बदलती रहती है। इस डायरेक्शन की बदलने की वजह से इसके अंदर इंडक्शन का गुण आ जाता है, इंडक्टेंस का गुण हो जाता है, मान में परिवर्तन की वजह से आ जाता है। और डीसी में ये दोनों चीज़ें क्या रहती है, नियत रहती है। इसकी वजह से उसमें कोई तरीके के मान में परिवर्तन नहीं आने की वजह से ये गुण विद्यमान नहीं रहता। अब आगे बात करें तो इंडक्टेंस का गुण है वो एसी के उच्चावच मान में विरोध करता है, प्रवाह का नहीं। इसे प्रतिरोध न समझे, इसे हम प्रतिरोध नहीं कर सकते। प्रतिरोध और इंडक्टेंस है उसमें अंतर है, प्रतिरोध और इंडक्टेंस है इसमें अंतर है। कैसे, देखो कि ये उसके मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है। अगर इसमें मान में परिवर्तन नहीं हो तो ये विरोध नहीं करेगा। जब उसकी वैल्यू का मान कम ज़्यादा हो तभी इसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। वो प्रतिरोध क्या होता है कि भाई प्रतिरोध तब लगा है वो उसमें रुकावट पैदा करता है, वो उसमें रुकावट पैदा करता है। और ये ओनली फॉर उसमें विरोध उत्पन्न करता है। ये दोनों में इतना अंतर है। अगर हम इंडक्टेंस की बात करें, इसको एल से निरूपित करते हैं। इंडक्टेंस को किससे निरूपित करते हैं, एल से करते हैं। अब भाई इंडक्टेंस भी दो हो गए, एक तो सेल्फ, अगर हम इसको एल से निरूपित करते हैं। और इसके मात्रक की बात करें तो हेनरी इसका मात्रक होता है, हेनरी को एच से डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं। और जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है उसको एम से करते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है उसको एन से प्रदर्शित करते हैं। अब आगे हम इसमें और देखें, उच्च इंडक्टेंस प्रस्तुत करने वाले पुर्जे को, जैसे उच्च इंडक्टेंस कौन उत्पन्न करता है उसके बारे में बात करें तो इंडक्टर के लिए चौंक, कुंडली, कॉइल के नाम से जाना जाता है। अब इंडक्टर का गुण किस में होता है, ये देखो, इंडक्टर का गुण होता है चौंक में, कॉइल में। तो ये होते हैं, इनको इंडक्टर भी बोल सकते हैं। अगर पूछा जाए इंडक्टर के गुण किस में होते हैं तो इंडक्टर को उच्च इंडक्टेंस प्रस्तुत करने वाले पुर्जे हैं वो तो एक तो इंडक्टर है, चौंक है। इंडक्टर, चौंक, कुंडली या कॉइल के नाम से ही जाना जाता है। ये आपको समझ में आया हो। अगर हम बात करें इंडक्टेंस के जैसे सूत्र बना के, तो सूत्र बना के बात करें कि अगर हेनरी है, मैंने आपको बताया इसका प्रतीक एल, मात्रक हेनरी। अगर मैं बात करूं कि एक हेनरी
कब उत्पन्न होती है? एक हेनरी जब उत्पन्न होती है जब 1 वोल्ट में से 1 कूलाम आवेश निकलता है, तब 1 हेनरी पैदा होती है। जब 1 वोल्टेज में से 1 कूलाम आवेश पैदा होता है, या इसमें दोनों के अंदर डिवाइडेशन करें, 1 वोल्ट प्रति 1 कूलाम हो, तब 1 हेनरी के बराबर होता है। तो मैं इसको कर सकता हूँ H बराबर V/Q, H बराबर V/Q। अगर हम बात करें आगे भाई कुंडली का इंडक्टेंस, तो भाई L बराबर क्या हो जाता है? N∅/I, N∅/I। कैसे? N टर्नों की संख्या, 5 फ्लक्स, कुंडली को कट करने वाला फ्लक्स वेबर में, I कुंडली में प्रवाहित धारा। जब L का मान तब निकलेगा जब उसमें अपने को टर्नों की संख्या पता होगी, और उन टर्नों की संख्या किसके होगी? कुंडली को कट करने वाले फ्लक्स के समानुपाती होगी, मतलब गुणक होगी, और धारा के व्युत्क्रम होगी, उल्टी होगी। तो मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ कि भाई हम यहाँ L तो हो जाती है कुंडली में लपेटे, कि भाई मैंने कुंडली में कितने लपेटे दिए। ऐसे यहाँ मानो जैसे मैंने कुंडली में लपेटे दिए 100, 5 हो जाता है यहाँ कुंडली को, कुंडली मतलब इसी को कुंडली बोलते हैं, कोई तार के टर्नों की जो टर्न दे देते हैं, उसमें 100 टर्न दिए तो वो उसकी क्या बन गई? कुंडली बन गई, घेरा बन गया। कुंडली को कट करने वाला फ्लक्स, कुंडली को कट करने वाला फ्लक्स। अगर हम I की बात करें तो कुंडली में प्रवाहित धारा कि कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, ये एम्पीयर में आती है। और L कुंडली में इंडक्टेंस, अब भाई कितना इंडक्टेंस पैदा होगा वो टर्नों की संख्या पर, कितना फ्लक्स काटेगा उस पर, और धारा कितनी बह रही है उस पर ही डिपेंड करेगा कि उसकी L का मान कितना आएगा। अगर कुंडली धारा ज़्यादा बह रही है और लपेटों की संख्या है तो L का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और वो अगर फ्लक्स ज़्यादा बह रहा है और टर्नों की संख्या ज़्यादा है तो धारा कम है तो L का मान ज़्यादा आ जाएगा। इसी तरीके से L की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। अगर आगे हम इसमें और देखना चाहें, ये 2 होती है। एक तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया सेल्फ बात चली थी, सेल्फ इंडक्टेंस की बात है। तो सेल्फ इंडक्टेंस होता है, अगर E बराबर में बात करूं माइनस का LdI/dt, समय में परिवर्तन, एक बार पहले वीडियो में भी आपको बताया था। तो यहाँ E तो क्या है? उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना होगा? विद्युत वाहक बल वोल्ट में। और यहाँ DI और DT, DI क्या है? विद्युत धारा में परिवर्तन है, और DT है समय में परिवर्तन, समय सेकंड में, ठीक है। और जो DI/dt है वो पूरा क्या है? धारा में समय के अनुसार परिवर्तन, धारा में समय के अनुसार परिवर्तन, ये होता है परिवर्तन। अगर हम 2 कुंडलियों की बात करें, ये तो बात की थी हमने एक की, दो कुंडलियों की बात करें
तो दो कुंडलियों का होता है वो क्या होता है, म्यूचुअल। अब भाई आपको यही पता है, अन्योन्य कहते हैं इसको, कि ये दोनों एक जैसे हैं, म्यूचुअल है, तो इसको म्यूचुअल कहते हैं, समानता। तो इसलिए यहाँ क्या हो जाता है, m बराबर L1 और L2 आ जाता है। बस अगर बात करें, इसको m से डिनोट करते हैं। जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर में संग्रहित ऊर्जा की बात करें, वो किस में आती है, जूल में। इसको हम लिख सकते हैं E बराबर 1/2 Li²। E बराबर 1/Li²। इसके बाद हम नए पे बात करेंगे, रिएक्टेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिघात। प्रतिघात भाई, प्रतिघात क्या होता है, ये होता है परिपथों का वह गुण, जो परिपथ होते हैं उसका वह गुण जो सिर्फ एसी के प्रवाह का विरोध करे। एसी के प्रभाव का विरोध करें, उसे रिएक्टेंस कहते हैं। इसको प्रतीक होता है इसका अक्स, और मात्रक होता है इसका ओम। प्रतीक तो होता है अक्स, मात्रक होता है ओम। अब भाई आपको ये पता चल गया कि इसको बोलते हैं रिएक्टेंस। परिपथों का वह गुण जो एसी के प्रवाह का विरोध करे, वो क्या कहलाता है, रिएक्टेंस। अगर ये एल में हो, अगर ये इंडक्टर में हो, तो इसको बोल सकते हैं हम इंडक्टिव रिएक्टेंस, एल में होता। अगर ये कैपेसिटर में हो तो इसको बोल सकते हैं कैपेसिटर रिएक्टेंस। भैया आपको दोनों चीज़ें बतानी ज़रूरी है कि मैंने आपको ये एल तो बता दिया कि ये तो इंडक्टर होता है, इसका तो प्रतीक एल, मात्रक हेनरी। इसी तरीके से जो कैपेसिटर होता है इसको बोलते हैं संधारित्र, इसका प्रतीक सी, मात्रक फेरड, फेरड का प्रतीक एफ। अगर ये दोनों में विरोध हो, इंडक्टर में हो तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, और कैपेसिटर में हो तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर मैं इसके प्रतीक की बात करूं तो इंडक्टर में होगा तब तो हो जाएगा अक्सल, और इसमें हो जाएगा तब हो जाएगा ये अक्स सी। अगर हम इसके सूत्र की बात करें तो अक्सल बराबर होता है 2πf, और कैपेसिटर की बात करें अक्षीय बराबर 1/2πfc। अब देखो यहीं पता चल रहा है कि ये डीसी में होता ही नहीं है। देखो कैसे, अगर मैं कर दूं अक्सल बराबर फ्रिक्वेंसी कितनी होती है डीसी में, 0। अगर मैं यहाँ 0 कर दूं तो इसकी पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो भाई क्या हुई डीसी के अंदर, 0। डीसी में क्या हुआ, 0। अगर हम बात करें, दोनों में हो गया। अब बात करें हम इसमें यहाँ आगे कि इंडक्टर होते हैं, इंडक्टरों का सिर्फ एसी के प्रवाह में किया जाने वाला अवरोध ही इंडक्टिव रिएक्टेंस किया जाता है। किस पे, केवल इंडक्टरों का एसी में ही। एसी के प्रवाह में विरोध ही इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है।
अगर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी तो ये बढ़ जाएगा, फ्रिक्वेंसी घटेगी तो घट जाएगा, इस पर डिपेंड करता है। अगर बात करें संधारित्रों, संधारित्रों का भी सिर्फ एसी के प्रवाह में प्रस्तुत किया जाना और अवरोध ही कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता है। डीसी में यही नहीं दिया, बस इसकी जगह इंडक्टरों की जगह क्या हो जाता है यहाँ कैपेसिटर। फ्रिक्वेंसी बढ़ने पे इसका मान है घटता है। अगर ये फ्रिक्वेंसी इसमें तो बढ़ता है, फ्रिक्वेंसी बढ़ने पर बढ़ता है और ये फ्रिक्वेंसी बढ़ने पर घटता है, एक दूसरे के विपरीत है। फिर अगर हम बात करें कि एक इंडक्टर एसी के लिए जो उच्च अवरोध व डीसी के लिए शून्य अवरोध प्रस्तुत करता है, इंडक्टर है वो एसी के लिए तो उच्च अवरोध, ये इंडक्टर है ये एसी के लिए तो उच्च अवरोध उत्पन्न करता है, उच्च अवरोध उत्पन्न करता है, जबकि डीसी के लिए शून्य। कैसे, मैंने आपको बताया था कि अक्सल बराबर अगर 2πfl है, अगर ये इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसका मान आएगा तो ये तो उच्च करेगा, अगर इसकी वैल्यू जीरो ही है तो अक्सल की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। कब, डीसी में, कब आ जाएगी, डीसी में। और अगर हम बात करें और कि शून्य अवरोध प्रस्तुत करता है डीसी में, जबकि एक संधारित्र एसी के लिए तो अत्यंत अवरोध उत्पन्न करता है, एसी के लिए तो अत्यंत ही अवरोध उत्पन्न करता है, अर्थात डीसी के लिए अनंत अवरोध अर्थात खुले परिपथ की भांति व्यवहार करता है। अब देखो इसमें चलें तो भैया XC बराबर 1/2πfc किया। अगर मैं इसकी जी वैल्यू जीरो कर दूं डीसी में, अगर डीसी में बात करें, डीसी में तो इसकी वैल्यू जीरो कर दूं तो XC बराबर क्या हो जाएगा 2, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जब ये डीसी की कंडीशन है, एसी में तो इसका क्या हो जाएगा मान, अगर एसी में बात करें तब तो क्या हो जाएगा, अवरोध कम, कब, सॉरी अवरोध कम, कब, एसी में अवरोध कम कैपेसिटर का, और डीसी में क्या हो जाएगा 1/0 आ जाएगा, तब क्या हो जाएगा अनंत, क्योंकि 1/0 क्या होता है, अनंत। अर्थात खुले परिपथ की भी बात करें, ये किसके भांति बात करेगा, खुले परिपथ के भांति गया। अनंत कब होता है, जब हमें कोई वैल्यू की मान का या वैल्यू का पता नहीं हो, तब क्या होता है, अनंत होता है। अब हम बात करेंगे आगे, थोड़ी सी बात करेंगे कैपेसिटर पे, इसको बोलते हैं धारिता। तो धारिता होती क्या है कि जब दो चालक प्लेटें होती हैं, जैसे इसके अंदर इस तरीके की जो चालक प्लेटें होती हैं, तो जब दो चालक प्लेटों के बीच अचालक पदार्थ भरकर उसमें वैद्युतिक आवेश संग्रहित करने की क्षमता, वो क्या कहलाती है, कैपेसिटर या कंडेंसर कहलाती है। अब भाई ये किस पे डिपेंड करता है, ये देखो, जो धारिता है, संधारित्र का अगर बात करें, ये क्या करता है, स्टोर करता है, किसको, ऊर्जा को, ऊर्जा को क्या स्टोर करता है, समय जरूरत पड़ने पर ये देता है। तो इन चालक प्लेटों के बीच में, इन जो चालक दो, ये चालक यहाँ क्या करता है, ये जैसे चालक प्लेट है, इन चालक प्लेटों की एक मोटाई रखते हैं।
अगर इन चालक प्लेटों की बीच अचालक पदार्थ भरकर उसमें कुछ वैद्युतिक आवेश संग्रहित करने की, जो बीच का आपको दिखाई दे रही है, इसमें आवेश संग्रहित करने की क्षमता है। जितने आवेश संग्रहित करेगा वो उसकी धारिता कहलाएगी। अब ये डिपेंड किस पे करता है, अगर मान लो मैं कह दूं कि धारिता प्लेट के क्षेत्रफल के समानुपाती होते हैं। प्लेट के क्षेत्रफल मतलब एरिया के समानुपाती होती है। मतलब देखो सूत्र से समझाता हूँ। समानुपाती का मतलब ये हुआ कि C समानुपाती A। अगर इसकी मोटाई बढ़ेगी तो कैपेसिटर की वैल्यू का भी मान बढ़ेगा। अगर इसकी मोटाई बढ़ेगी तो इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया बढ़ेगा। अगर इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा तो इसकी धारिता का मान भी बढ़ेगा। दूसरा, अगर इनके बीच की दूरी या अचालक की मोटाई बढ़ेगी, यदि प्लेटों के बीच की दूरी या अचालक की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इसकी इसको मैंने इस तरीके से T, अगर इसकी मोटाई बढ़ा दी जाए, अगर प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए या अचालक की मोटाई बढ़ा दी जाए तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, धारिता की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आगे हम बात करें इसके 3 नंबर पॉइंट में। अगर अचालक का नियतांक है, जो अचालक है, अचालक नियतांक है के समानुपाती होता है। कैसे कि C समानुपाती के, ये तीसरा पॉइंट। अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें कि धारिता की प्लेटों की संख्या, धारिता के प्लेटों की संख्या के समानुपाती, अगर हम इससे पूरा का पूरा सूत्र बनाएं तो C बराबर 8.85 के A n-1 अपॉन T गुणा 10⁸ माइक्रोफेरेड। ये सूत्र बहुत बार पूछा जाता है। अब भाई कैसे, देखो इस सूत्र को हम बनाते हैं। यहाँ हम बात करेंगे कि भाई C क्या है। पहले ये है कैपेसिटर माइक्रोफेरेड में, मान लो फेरेड में। की क्या है यहाँ, अचालक नियतांक। n क्या है, प्लेटों की संख्या। और T क्या है, प्लेटों के अचालक की मोटाई। ए क्या है, एक प्लेट का क्षेत्रफल। वर्ग सेमी या वर्ग मीटर। अब देखो कि अगर हमने 4 तरीके से बात की, मैंने आपको बताया कि अगर
क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो धारिता का मान बढ़ेगा। तो मैंने यहाँ आपको बताऊँ फिर से, पहले कहा C समानुपाती A। अब A क्या है, यहाँ एक प्लेट का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में, अगर प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो धारिता का मान बढ़ेगा। उसके बाद अगर प्लेटों के बीच की दूरी गैप ज़्यादा कर दें, बीच की दूरी या अचालक की मोटाई, अब भाई अचालक उसको क्या होगा, अचालक उसकी मोटाई जितनी ज़्यादा कर देंगे अचालक की, तो भाई आवेश है वो संधारित नहीं हो पाएगा, तो ये हमेशा इसके विपरीत हो जाएगा। तो इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, कम। उसके बाद बात करें तीसरे, अचालक का नियतांक के समानुपाती होता है। अगर अचालक को नियतांक बढ़ाया जाए तब भी धारिता का मान बढ़ेगा, और अगर धारिता की प्लेटों की संख्या के समानुपाती है, अगर संख्या बढ़ाई जाएगी तो एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ेगी, तो n-i। तो इन चार चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है कैपेसिटर। अब जैसे कैपेसिटर की वैल्यू गई, ये मान लो कि 8.85 को अगर के है, ए के मतलब ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, तब कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ेगी। अगर ये बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू घट जाएगी, और ये कम होगा तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये नियतांक, एरिया, संख्या और ये मोटाई, तब इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, माइक्रो फेराड के बराबर। आई समझ में। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि जो अचालक नियतांक का मान है, वो अचालक जो नियतांक का मान है, ये के का मान, अचालक नियतांक की मान बात करें तो वायु व निर्वात में तो क्या होता है, एक होता है, और अन्य अचालकों के लिए 2 से 81 होता है। और जो सेरामिक आते हैं, सेरामिक पदार्थ का मतलब आप नहीं समझे, इसमें कौन कौन से पदार्थ आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आता है टिटेनियम, एक आता है टिटेनियम ट्राइऑक्साइड, टिटेनियम ट्राइऑक्साइड, बेरियम, स्ट्रांशियम, टिटानेट। ये क्या है, सेरामिक पदार्थ है, इनके नाम है ये। तो इनका होता है 7500 तक, इनका होता है 7500। अगर हम आगे बात करें संग्रहित आवेश की बात करें तो आवेश को Q बराबर क्या हो जाता है, CV हो जाता है। अगर हम एक फेरेड की बात करें तो ये हो जाता है 1 कूलाम बटे, विपरीत हो गई ना किसके, इंडक्ट L के विपरीत हो गई, क्योंकि L बराबर क्या किया था, 1 वोल्ट बटे 1 कूलाम हेनरी, इसमें 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट, तो एक दूसरे के विपरीत हो गए। अगर कैपेसिटर में जो संग्रहित ऊर्जा है उसको किससे करते हैं, वो होती है जो E है ऊर्जा,
1/2 CV²। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो संग्रहित ऊर्जा है वो किसके बराबर होती है। आगे हम इन के ऊपर एक बात करेंगे कि जो प्रतिरोध होता है, प्रेरक होता है, संधारित्र होता है, इन तीनों में क्या अंतर होता है। प्रतिरोध, प्रेरकत्व और कैपेसिटर। भाई इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसको हम चौक बोल सकते हैं, कुंडली बोल सकते हैं, सोलेनाइड बोल सकते हैं, प्रेरक बोल सकते हैं। बहुत सारे नाम बता दिए मैंने आपको। भाई इसको हम कैपेसिटर, संधारित्र, कंडेंसर, नाम का तो आपको पता होगा। हम पहले बात की बात करें कि प्रतिरोध का सिंबल क्या है। चौक के सिंबल की बात करें, ये कुंडली है, कॉइल, ऐसी कोई क्या कहते हैं, चौक। कैपेसिटर, इसको R से डिनोट करते हैं, इसको L से और इसको C से। अगर हम इसके मात्रक की बात करें, ओम, हेनरी, फेरड। अगर हम इसके बाद बात करें गुण कौन से होते हैं, इसमें प्रतिरोध या रेजिस्टेंस का गुण, इसमें प्रेरकत्व का गुण, इसको बोलते हैं इंडक्टेंस, और इसमें धारित्व जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। RLC प्रतीक बता दिया। बात करें हम कि मान ज्ञात करने के लिए कौन से सूत्र का प्रयोग करते हैं, जैसे प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है, तो R बराबर V अपॉन आई, R बराबर V अपॉन आई, और इसको निकाला जाता है L बराबर N फाई बट्टे आई, और इसको कैसे निकाला जाता है, C बराबर Q बट्टे V, C बराबर Q बटे V, मतलब कूलाम बटे वोल्ट। अगर हम बात करें इसको कैसे निकाल सकते हैं, कलर कोड से भी निकाल सकते हैं, निकालते हैं ना। बीबी रॉय ग्रेड बीटा एक वीडियो में आपको बताया भी था। कलर कोड सारणी से, मापक मीटर द्वारा कि कितने, अगर कुछ वायर बाउंड वाले हैं उनको किससे मापक है, यंत्रों द्वारा, जैसे मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, ओम मीटर से निकाल सकते हैं। लेकिन भाई एल की बात करें, एल को किससे निकाल सकते हैं, अभी एल में मैंने आपको बताया नहीं, एल बराबर क्या हो जाता है, वी बटे क्यू, मतलब वोल्ट बटे कूलाम।
ठीक है, इनको भी किससे निकाल सकते हैं, मीटर से निकाल सकते हैं। वैल्यू आ जाएगी। और इसको हम भी कर सकते हैं, सी बराबर इससे निकाल सकते हैं। सूत्र से निकाल सकते हैं ना, सबको सूत्र से निकाल सकते हैं। अगर हम आगे बात करें इसमें बात करें तो जो शुद्ध शक्ति की खपत है वो कितनी होती है, P बराबर VI। अगर कोस फाई है यहाँ 0 है तो खपत कितनी है, यूनिटी। क्या होगी, यूनिटी। यूनिटी का मीन्स होता है एक इकाई। अगर हम इसमें बात करें P बराबर VI कोस फाई, यहाँ कोस फाई क्या होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब ये हो गया कि भैया 0, तो P बराबर क्या हो जाती है, 0 हो जाता भाई, क्योंकि इसकी वैल्यू 90, अगर यहाँ 90 रखेंगे तो कोस 90 की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो 0 आ जाएगी, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो पूरी की पूरी वैल्यू 0 होने से P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो P बराबर क्या आ जाएगा, 0। कब, शुद्ध स्थिति में है ये सब। शुद्ध में मतलब उनमें फिर ये लगा हो तब। इसकी बात करें तो P बराबर VI कोस फाई। अगर यहाँ भी कोस 90 हो तब ये हो जाएगी कंडीशन में लीडिंग। कैसे, P बराबर क्या हो जाएगी, 0। ये तो शुद्ध में था। अगर हम बात करें अशुद्ध के लिए शक्ति खपत, अशुद्ध के लिए शक्ति खपत, तो वही यहाँ P बराबर मैंने किया VI। अगर कोस फाई बराबर 0 हो तो ये भी क्या हो जाएगी उस समय, अरे सॉरी, अशुद्ध के लिए बात करेंगे तो यहाँ हम यही बात कर रहा हूँ। P बराबर क्या हो जाएगा, VI। तो भैया मैंने कोस फाई है वो रखा 0, तो तब भी ये क्या हो जाएगी, यूनिटी, इकाई, सॉरी यूनिटी हो जाएगी। और यहाँ किया तो P बराबर क्या हो जाएगा, VI कोस फाई शक्ति खपत। इसमें बात करेंगे तो PI क्या हो जाएगा, VI कोस फाई। अगर हम बात करें संचित ऊर्जा की, संचित ऊर्जा मात्रक कितनी मात्रा संचित, तो E बराबर इसमें 0, इसमें होती है E बराबर 1/2 LI स्क्वायर, और इसमें होता है E बराबर 1/2 CV स्क्वायर। ये बहुत बार पूछा गया मान कि भाई संचित ऊर्जा कितनी है प्रतिरोध में, तो 0। इंडक्टर में कितनी है, तो E बराबर LI स्क्वायर, और कैपेसिटर में कितनी है, तो E बराबर 1/CV स्क्वायर। ये आपको अगर समझ में आया हो तो। मात्रक की बात हमने कर दी, इसका ओम था, इसका हेनरी था, इसका फेरेड था। अगर हम सूत्र भी बनाएं इसके, ये क्या होता है, R बराबर रो L अपॉन A बनाते हैं। प्रतिरोध का नियम क्या कहता है, यही तो कहता है, R बराबर रो L अपॉन A। लंबाई को बढ़ाया जाएगा तो प्रतिरोध की वैल्यू बढ़ेगी, मोटाई को बढ़ाया जाएगा तो प्रतिरोध की क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। ये क्या होता है, L बराबर N∅/I। इन दोनों की वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू घटेगी।
और अगर इसी में इसी तरीके से अगर k की वैल्यू, a की वैल्यू, इसकी n की वैल्यू, टर्नों की संख्या, तो इसका मान बढ़ेगा, वरना इसका मान है घटेगा। फिर बात करें फेज कोण व पावर फैक्टर की। कि इसमें फेज कोण और पावर फैक्टर कितना होता है। इसमें बात करें इसकी, तो इसमें फाई बराबर फेज कोण 0 होता ही नहीं है, तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, 0 होते ही 1 हो जाएगा। इसमें होगा पावर फैक्टर 1, इसमें 0, क्योंकि फाई का मान 90 डिग्री से कम, तो इसकी वैल्यू का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें हमेशा क्या रहेगा, लैगिंग, कम रहेगा पावर। और इसमें हमेशा क्या रहेगा, ज़्यादा, तो इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, कोस फाई। तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, लीडिंग। अगर हम आगे इसमें बात करें जो फेज अंतर है, तो अब देखो आपको डायग्राम से पता चल जाएगा। आगे हम बात करेंगे कि इनका यहीं ऐसे लिख रहा हूँ R, L और C, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। अगर हम इसकी श्रेणी में बात करें कि श्रेणी में क्या होता है, तो भैया श्रेणी में इसको इस तरीके से जोड़ते हैं, इस तरीके से। और इसकी श्रेणी में बात करें, ये रेजिस्टेंस के तरीके से ही होता है, लेकिन कैपेसिटर क्या होता है इनके विपरीत। अगर हम बात करें पैरेलल में, किसमें, समांतर क्रम में, तो ये हो जाता है इसकी बात करें इसकी बात करें तो भाई इन तीनों चीज़ों में ये अंतर है, इन तीनों चीज़ों में इस अंतर के कारण से
इन तीनों चीज़ों में इस अंतर के कारण से इनका बताया गया है कौन से काम कहाँ कहाँ होते हैं। अब मैं आपको यहाँ बता दूँ, आपको जो शक्ति गुणांक का पावर फैक्टर है, जो पावर फैक्टर है शक्ति गुणांक, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मैंने पहले भी बताया इसको क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। अब पावर फैक्टर क्या कहता है, देखो, जो एसी परिपथों में वोल्टता और धारा के बीच बने कोण के कोज्या मानों को शक्ति गुणांक कहते हैं। देखो कैसे, भाई मैं परिभाषा क्या बता रहा हूँ, एसी परिपथों में एसी परिपथों में वोल्टता और धारा वोल्टता और धारा के बीच कोण के बीच कोण के कोज्या जो ये किस पे बन रहा है, आपको पता होगा, साइन, कोस, टेन, इसको बोलते हैं साइन वेव्स, इनको बोलते हैं कोज्या, इसको स्पष्ट जा, इस इनका नाम इस तरीके, जो कोस का कोण है, मतलब कोस थीटा का कोण है, इसको मैं ऐसे लिख दूं, कोस थीटा का कोण का मान शक्ति गुणांक कहलाता है। शक्ति गुणांक कहलाता है। अगर हम इसमें और बात करें, इसलिए को इस तरीके से लिख सकते हैं, पावर फैक्टर बराबर कोस फाई। क्यों भाई, क्या बना रहा है, कोण का ही तो कोण बना रहा है, कोस का ही तो कोण बना रहा है, कोस का जितना कोण बनाएगा वो क्या बनाएगा, पावर फैक्टर कहलाएगा। अगर मैं इसको दूसरी भाषा में लिखूं तो शक्ति गुणांक बराबर ये भी कर सकता हूँ, जो आभासी शक्ति है वो होती है, सॉरी इसको मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, वास्तविक शक्ति बटे ठीक है। रियल पावर में से अपरेंट पावर को बट्टे कर दिया जाए तो वो क्या आ जाता है, पावर फैक्टर आ जाता है। इसलिए मैं इसको कर सकता हूँ आर रियल पावर और आभासी शक्ति जेड इम्पीडेंस हो गया। इसको एक रूप में ऐसे लिख सकते हैं, एक रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, जी बट्टे वाई के रूप में। तो ये चीज़ें दर्शाता है हमेशा मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी होती है, एक। अब ये कोण पे डिपेंड करेगा भाई, कौन आगे है कौन पीछे है। अगर कई बार वोल्टेज का कोण अगर है तो उसकी कोण की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसका मान ज़्यादा है या कम है, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू अगर जीरो है, प्रतिरोध में जीरो है, तब एक, और देखो कि जितना उसका कोण की वैल्यू होगी उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, उसका जो पहले शिखर मान पे पहुंचेगा, जो पहले शिखर मान पे पहुंचेगा। अब ये देखो, यहाँ से हम चलेंगे, अगर यहाँ से पहले चले, यहाँ से पहले चले तो पहले शिखर मान में, अगर बाद में चलेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी इस तरीके से आ जाएगी, मैंने आपको, अगर यहाँ से पहुँचे तो ये आया, बाद में बोलता ना, तो इस तरीके से इसको बताया जाएगा। तो ये पार्ट वैसे
पूरा कंप्लीट हो गया है। थोड़ी बहुत पॉइंट्स है इसमें, तो हो सकता है कभी आपको बताया जाए। तो आप इस वीडियो को शेयर करें, ज्ञान ज्योति यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करें। तो आप सभी का धन्यवाद।